सो हेलो एवरीवन, दिस इज निशु। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यानी अनचैंपियन एकेडमी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो पर बताई थी कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी। आज हम क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र में जो है निरक्षीय स्थिति में क्या है, इसमें निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की तीव्रता ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आज हम ज्यादा आपका टाइम न लेते हुए पहले चलते हैं टॉपिक पर। ठीक है, कि आज का टॉपिक क्या है। तो सबसे पहले जो है स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि वो बस देख लेते हैं, हाँ सर या मैम कोई भी हो जो सॉल्व करवा देते हैं उसी को प्रैक्टिस करते रहते हैं। यानी कि प्रैक्टिस का मतलब ये रहे कि वो अपने से प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि जितना मैम करवा देंगे उसी को देख के बार बार उसी को लिखते रहते हैं। वो आप ऐसा गलती ना करें। हमेशा आप पहले टॉपिक ध्यान से पढ़िए। जब टॉपिक ध्यान से आप पढ़ ले तो आपको इसी टॉपिक में मैं आपको सब कुछ निकाल के दिखाऊंगी कि कैसे आया इसका मान, कैसे क्या होता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले टॉपिक पकड़िए। टॉपिक पकड़ने के बाद उस पर जाइए कि क्या पूछ रहा है हमसे और इस पर क्या क्या अप्लाई होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम के माध्यम से आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए चलते हैं डायग्राम में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक स्केल के माध्यम से डायग्राम बनाऊंगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है कि ये यहाँ से यहाँ ये क्या है, हमने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जैसा ये टॉपिक बोलेगा हम वैसे ही लेंगे। ठीक है, और इस टॉपिक पर क्या अप्लाई होगा हम उसे यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लिया। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मैंने टॉपिक पढ़ाई हूँ बहुत बेसिक से। ठीक है, तो एक बार उसे जरूर देख लीजिएगा। जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, उस बेसिक जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में एकदम सब आपको क्लियर हो जाएगा। तो हमने इसे माइनस क्यू आवेश लिए और इस बिंदु को हम प्लस क्यू आवेश लिए, इस बिंदु को माइनस क्यू आवेश और इस बिंदु को प्लस क्यू आवेश लिए। ठीक है, और जैसा कि आप सभी को पता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की लंबाई क्या होती है, 2l होती है। क्या होती है, 2l होती है। क्योंकि हमने इसके बारे में बहुत डीप से समझा है। उसका टॉपिक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव। इन्हें आप एक बार जरूर देख लीजिएगा ताकि जो भी इसमें से बनने वाले न्यूमेरिकल हैं वो आप एकदम बेसिक से कर लेंगे। और माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश के बीच हम मध्य बिंदु लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे, मध्य बिंदु O है। अब देखिए माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश के बीच की दूरी कितनी है, 2l। तो यहाँ से यानी कि माइनस क्यू, ठीक है, माइनस क्यू और O के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, l हो जाएगी। और O और प्लस क्यू आवेश की दूरी क्या हो जाएगी, l हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, निरक्षीय। जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है कि निरक्षीय में क्या होता है कि हमें जो है ऊर्ध्वाधर लेना पड़ता है, अक्षीय में क्या होता है कि हमें क्षैतिज लेना पड़ता है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप जो है क्लास 9th में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, तो अब हमें इन्हें ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज नहीं लेना, लेकिन हमें अक्षीय और निरक्षीय समझाने के लिए मैंने ऊर्ध्वाधर और निरक्षीय का एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा कि हमें प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश के मध्य बिंदु क्या लिए थे, R। और हमें अक्षीय स्थिति में क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करने के लिए कोई बिंदु मान के चलना होगा। ठीक है, तो हम देखिए यहाँ पे बिंदु मानेंगे, यहाँ पे रखिए ऐसे करके, ऐसे। ठीक है, तो हमने ऐसे करके एक वो कर लिया, यानी बिंदु P तक, यहाँ O से P तक की दूरी क्या हो गई, R हो गई। ठीक है, ये दूरी R हो गई। और R होने के बाद क्या है कि यहाँ पे हमने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें क्या ज्ञात करना है, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
बिंदु P से ही हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आप अच्छे से यानी ध्यान से सुनिए, बिंदु P के कारण ही हमें क्या करना है, यानी बिंदु P पर ही हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ ज्ञात क्या करना है, E ज्ञात करना है, ठीक है, E ज्ञात करना है। तो अब देखिए यहाँ पे आपको 90 डिग्री पर देखिए ये जो है R दूरी पर जो रेखा है यानी लंब है रखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए ये एक कोण बनता हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। ये बिंदु P और प्लस Q सॉरी माइनस Q और बेस को मिला दीजिए तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा होगा, ठीक है। और इधर भी आप ऐसे ही कीजिए जैसा कि मैंने की हूँ। आप इसे ऐसे करिए, ऐसे रखिए, इस बिंदु को क्या है, इस बिंदु से आप मिला दीजिए, ठीक है। आप मिला दिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आपको देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता हुआ दिख रहा होगा, ये 90 डिग्री का एंगल बनता हुआ, और इधर भी 90 डिग्री का एंगल बनता हुआ होगा दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए दो कोण आपको दिख रहे हैं, ठीक है। एक कोण यहाँ पे ये दिख रहा है और एक कोण थीटा कोण ये दिख रहा है। तो आप सीधे तरीके से आप कह सकते हैं कि एक कोण मान लीजिए ये है, सॉरी एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है, यानी कि ये इसका लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, और ये इसका लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। और हाँ, आपको ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, क्लास 10th में आपने मैथ में पढ़ा होगा कि जो ये यानी कि लंब होता है, लंब के सामने यानी लंब में क्या होता है 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल बना, ठीक है। बनने के बाद क्या है, जब 90 डिग्री का एंगल बनता है तो इसके सामने का कोण क्या होता है, वो होता है कर्ण होता है, ठीक है। कोण सॉरी कोण नहीं, जो इसका सामने का जो होता है वो कर्ण होता है, और जो इसके ठीक नीचे होता है वो क्या होता है, आधार होता है, और ये लंब होता है। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसे हम इरेज करते हैं। अब देखिए क्या है, हमें ज्ञात क्या करना है, प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और माइनस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, जब हम प्लस Q आवेश के पहले आपको और बेसिक से समझा दूं, प्लस Q आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र जो है बाहर की ओर जाता है, और माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर आता है। यदि अभी भी आपको नहीं समझ में आया, ध्यान से सुनिए। प्लस Q आवेश के कारण, यहाँ पे मैं आपको डायग्राम के माध्यम से बताऊंगी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। यानी प्लस Q आवेश के कारण क्या होगा, प्लस Q आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर यानी वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर, इसे हम E1 कह देंगे, ठीक है। क्योंकि हमें ज्ञात क्या करना है, E यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, तो हमने E1। और देखिए यहाँ पे क्या होगा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि देखिए ये R है, ये यानी लंब R है, और ये O से प्लस Q आवेश की दूरी आधार यानी L है, ठीक है। अभी हमें कर्ण का मान नहीं पता है, ठीक है। यानी कर्ण का मान नहीं पता तो हमें ज्ञात करना पड़ेगा, यानी कर्ण का मान कैसे आएगा। तो हमें लंब का मान पता है और आधार का मान पता है, तो हमें यदि एक चीज का मान नहीं पता होता है, इसमें हमें कर्ण का मान नहीं पता है, तो हमें पाइथागोरस चाचा का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। आपने बहुत अच्छे से मैथ में पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय। तो अब यहाँ पे आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें यहाँ पे कर्ण ज्ञात करना है। तो हमें कर्ण का मान नहीं पता है, तो हम एट इज जिसे ऐसे ही रख देंगे। तो कर्ण का
कर्ण का स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर कितना है, यहाँ पे लंब का स्क्वायर यानी बिंदु P से O हमने लंब किया था, तो लंब का मान कितना है, r का स्क्वायर है। ठीक है, क्या है, r का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर क्या, O से प्लस Q आवेश के बीच का दूरी जो क्या है, L का स्क्वायर है। उम्मीद करती हूँ आपको इतना बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर ये है लंब। ठीक है, लंब का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, ये आधार जो है यल है। ठीक है, आधार का स्क्वायर, देखिए अब कर्ण का स्क्वायर क्या होगा, ये स्क्वायर जब इधर जाएगा तो ये रूट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, रूट में, तो अब इधर सिर्फ कर्ण बचेगा और कर्ण का जो स्क्वायर है ना, तो इधर जाएगा, इस पर रूट लग जाएगा, यानी r प्लस में यल का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका कर्ण का सॉरी इसका मतलब कर्ण का मान कितना आया, कर्ण का मान r स्क्वायर प्लस में यल स्क्वायर आ गया। ठीक है, या और अच्छे से लिखते हैं इसे, r का स्क्वायर प्लस में यल का स्क्वायर, एल का स्क्वायर। और इधर भी देखिए, इसके लिए ये कोण के लिए यानी बिंदु O प्लस Q बेस और O, ठीक है, इसके ये कोण का कर्ण ये होगा और बिंदु P O और माइनस Q बेस के कोण ये होगा। ठीक है, तो इसका तो हमने निकाल लिया, यानी ये वाला त्रिभुज, देखिए ये वाला त्रिभुज इधर से बिंदु O और P प्लस माइनस Q यानी O P माइनस Q का हमने जो कर्ण है ना, इधर हमने निकाल लिया। ठीक है, ये निकाल लिया। अब हमें एक कोण इधर भी बनता हुआ है, यानी बनता हुआ दिख रहा है इधर की ओर। ठीक है, तो हमें अभी इसका कर्ण नहीं है, तो हमें जो कर्ण इधर निकला वही कर्ण इधर होगा। ठीक है, यानी कि क्या है, ये इसका लंब r है, इसका लंब r है। ठीक है, इसका जो है आधार यल है और इसका आधार यल है, तो अब हमें इसका कर्ण भी यही होगा, यानी कि अंडर रूट r का स्क्वायर प्लस में यल का स्क्वायर। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसे इरेज भी कर सकते हैं, और इरेज करने के बाद यहाँ पे स्पेस यानी जगह मिल जाएगा। तो अब E1 होगा, ये प्लस क्यू बेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर था, और माइनस क्यू बेस के कारण ये माइनस क्यू बेस है, और जब माइनस क्यू बेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा यानी वैद्युत क्षेत्र होगा वो अंदर की ओर आएगा। किधर आएगा, अंदर की ओर। ध्यान से सुनिए, प्लस क्यू बेस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर, माइनस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर। ठीक है, और इसे हम क्या कर देंगे, E2। देखो हमें E यानी वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, और हमें E1 यहाँ पे दो वैद्युत क्षेत्र है, यानी प्लस क्यू बेस और माइनस क्यू बेस, और माइनस क्यू बेस के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो है इधर अंदर की ओर है, और जो प्लस क्यू बेस के कारण है इसकी दिशा बाहर की ओर है। उम्मीद करती हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम कि अब देखिए ये आपको कुछ ऐसे बनता हुआ दिख रहा होगा, ये ऐसे करके। ठीक है, यानी कि ये E1 है और ये E2 है। ठीक है, और ये मैंने आपको बहुत बेसिक से पढ़ाई हूँ कि इसमें जो है ये ना ही, यानी कि ये मान लीजिए बिंदु P है। ठीक है, ना ही ये अपोजिट डायरेक्शन में है, ना ही ये सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, यानी कि यदि ये अपोजिट डायरेक्शन में होते तो क्या करते हम, E1 को हम E2 को हम E1 से माइनस कर देते। यदि ये क्या होते कि सेम डायरेक्शन में होते तो हम इसे प्लस कर देते, E1 को और E2 को प्लस कर देते। यहाँ पे क्या है, ना ही ये अपोजिट है और ना ही ये सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसे हमें तोड़ना पड़ेगा, यानी इसका हम घटक लेंगे। ठीक है, घटक का मतलब क्या होता है, यदि आप इसका जो है वेक्टर पढ़ेंगे, अभी वेक्टर के बारे में बात नहीं करेंगे, अभी थोड़ा इसके बारे में ही डिटेल से जानेंगे।
जब उसका टॉपिक आएगा तो उसको भी बहुत अच्छे से बताएंगे। तो हमें E1 का जो है वेक्टर लेना होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी रीजन यहाँ पे आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसका जो है क्या लिए, ऐसे ही करते हैं, ये इसका हमने वेक्टर लिया। ठीक है, वेक्टर। तो E1 यानी ये क्या है, E1 का जब हम वेक्टर लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E1 साइन थीटा। क्या हो जाएगा, E1 साइन थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, E2 कॉस थीटा। अब आपको ये समझ में थोड़ा थोड़ा डाउट होगा, यानी आपको कि E1 साइन थीटा इधर क्यों आया, इधर E2 कॉस थीटा क्यों आया। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आपको जो है इसको समझने के लिए आपको वेक्टर बहुत डीपली समझना पड़ेगा। ठीक है, आप जब तक वेक्टर नहीं पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि E1 साइन थीटा इधर क्यों आया और E2 कॉस थीटा इधर क्यों आया। ठीक है, अब देखिए क्या है कि यहाँ पे हमने ये E2 कॉस थीटा, E1 साइन थीटा, ये किसका है, E1 का, यानी प्लस क्यू आवेश का क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी हमें E2 का अभी कोई मान नहीं आया, तो इसलिए अभी हमें इसका मान नहीं ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये E1 का ही है। E1 का जो हमने ये क्या लिया था, घटक लिए थे, तो E1 साइन थीटा और E2 कॉस थीटा, ये सिर्फ E1 के घटक है। अभी हम E2 के घटक नहीं लिए हैं, तो हमें E2 का भी घटक लेना पड़ेगा। तो हमने E2 का जब घटक लेंगे तो एक डायरेक्शन इधर आएगा, एक इसका इधर आएगा। ठीक है, ये है, ये किसका है, E2 का। ये जो आपको रेड वाला दिख रहा होगा ये E2 का घटक है, लेकिन जो यहाँ पे E1 साइन थीटा, E2 कॉस थीटा, ये E1 का घटक है। तो अब हम क्या करेंगे, आपको यहाँ पर दो कोण बनते हुए दिख रहे होंगे। ठीक है, एक कोण ये, एक कोण ये। ठीक है, ये थीटा कोण और ये थीटा कोण। आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जब कोई त्रिभुज में दो कोण यानी कोण बने हुए होते हैं, एक कोण ये है, एक कोण ये होते हैं, तो बाहर जब कोण बनते हैं तो वो कोण क्या होते हैं, अंदर के कोण से बाहर के कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि E2 क्या घटक को हम क्या लिखेंगे, E1 कॉस थीटा, और इधर क्या लिखेंगे, E2 साइन थीटा। ठीक है, E1 कॉस थीटा और E2 साइन थीटा, ये किसके घटक है, ये है घटक E2 के। ठीक है, यहाँ भी हम रेड से लिख देंगे E2 के हैं। ठीक है, जितने आपको रेड से दिख रही हैं ये E2 के घटक है, और जो आपको नीले कलर से दिख रहे हैं ये 1 के घटक है। उम्मीद करती हूँ कि ये डायग्राम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए चलते हैं हम यहाँ पे कि अब हम बताएंगे कि यहाँ पे ये कैसे आया, क्यों आया। ठीक है, इसमें प्लस क्यू आवेश के कारण, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, यानी प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पे सिर्फ प्लस क्यू आवेश के कारण, यानी प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है, यानी E1 और E1 की कितने घटक है इसके बारे में पूछ रहा है। अभी माइनस क्यू आवेश के घटक नहीं पूछ रहा है, ना ही माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे E बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई में क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर प्लस में L का स्क्वायर। ठीक है,
स्क्वायर। यहाँ पे ये फॉर्मूला मैंने कई जगह पर अप्लाई किया है, तो ये कूलाम के नियम से फॉर्मूला आया है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये आर का स्क्वायर प्लस में एल का स्क्वायर, हमने यहाँ E1 की घटक E1 का जो मान है, तो हमने यहाँ पे E1 का जो मान है यहाँ से उठाया, और यहाँ पे कण का स्क्वायर प्लस ये कण का मान यहाँ पे रखा है। अभी देखिए ये आपका भी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि ये फॉर्मूला दूसरा है, हमें इसके यानी कि इसके अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूला निकालना होगा। तो यहाँ पे देखिए ये E1 है, ठीक है, क्योंकि हमें प्लस क्यू अवयस के कारण बिंदु P पर ज्ञात करना था, तो प्लस क्यू अवयस के कारण क्या था, घटक E1 था, तो हमने E1 का ज्ञात कर लिया, ठीक है। तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई में क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये घटक होंगे, ये घटक यहाँ पे देखिए इसका मान हमें यहीं पे रखना होगा, अंडर रूट का मान, ठीक है। यहाँ पे रुकिए अच्छे से इरेज करके बताते हैं, यहाँ पे अंडर रूट करके यहीं पे रखना है, एन प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। ऐसे करके हमें यहीं पे रखना था, यहाँ पे इसका मान, जैसे कि हमने यहाँ पे इसका मान जो है रखा था, ठीक है, यानी कण का मान यहाँ पे रखेंगे। तो जब ये 2 से ये रूट कट जाएगा तो यहाँ पे ये रूट नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये रूट नहीं लिखेंगे। तो नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ आर का स्क्वायर प्लस में एल का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि प्लस क्यू आवेश के कारण है। और इधर क्या होगा, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। क्या है ये, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने माइनस क्यू आवेश पर जो है इसका डायरेक्शन क्या था, इसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर, यानी अंदर की ओर था, तो अंदर की ओर था, तो इसका जो है यहाँ पे मान जो होगा, यहाँ पे रुकिए, यानी E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई में आर का स्क्वायर प्लस में एल का स्क्वायर का इसका होल स्क्वायर। तो देखिए अभी भी हम इसका मान जो है, ये E2 का है, E2 है, ठीक है, यानी कि माइनस क्यू आवेश के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड E2 रखा था, ठीक है। तो यहाँ पे E2 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई में आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अभी हमें इस रूट को, इस 2 से इस रूट को कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बराबर में क्या, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई में आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर, ये सेकंड हो जाएगा। अब देखिए आपको यहाँ पर क्या दिख रहा होगा, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं, अतः E1 व E2 आपस में बराबर है, ठीक है, बराबर है। देखिए यहाँ पे आप एक बार नजर डालिए यहाँ पे, और E1 पे E2 पे देखिए, E1 का मान जो है आपस में और E2 का मान आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे मैंने जैसा यहाँ पे ये हमें मिला है वैसे ही हमने यहाँ पे रख दिया कि ये क्या आपस में बराबर है, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर, ये पहला का है, और दूसरा का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई में आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर आपस में बराबर है। हमने यहाँ पर वैसे ही लिख दिया, आप यहाँ भी लिख सकते हैं, यानी कि E1 बराबर E2, ठीक है, E2
E2 ये आपस में क्या है, बराबर है, तो हम नहीं लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे E1 और E2, ठीक है, यानी यहाँ पे देखिए E1 और E2 आपस में बराबर है, तो हम यहाँ पर बिंदु P पर जो है नहीं ज्ञात कर सकते, ठीक है, तो हम नहीं ज्ञात कर सकते। अब क्या है कि जो हमने घटक लिया है तो हम घटक के माध्यम से क्या करेंगे, अब हम ज्ञात करेंगे बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे E1 E2 आपस में बराबर थे, तो उनसे अब कोई लेना देना नहीं है। अब जैसा कि अभी वीडियो रुक गया था, तो वीडियो रुकने के बाद क्या है, ये रिकॉर्ड नहीं हो पाया, ठीक है, तो अब फिर से मैं आपको दोबारा इसे समझा दूंगी कि कैसे आया, किस प्रकार से आया, ठीक है। तो देखिए अब क्या है कि E1 बराबर E2, तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये क्या होगा, E1 जो है प्लस क्यू आवेश के कारण E1 जो है, और माइनस क्यू आवेश के कारण E2, ये क्या है, आपस में बराबर है, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको निकाल के बता चुकी हूँ, ठीक है, ये और ये, यानी कि E1 और E2 आपस में क्या है, बराबर है, तो मैंने यहाँ पे लिख दी कि ये आपस में बराबर है। और यहाँ पे मैंने लिखा था कि अतः E1 व E2, यानी अतः E1 व E2 आपस में क्या है, बराबर है। तो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पे देखिए P पर, यहाँ E1 और E2 के आपस में बराबर हैं, तो हम इन्हें नहीं लिखेंगे, ठीक है। और हमें अब जो हमने इसके घटक लिए थे, हमें घटक से मतलब रहेगा कि ये घटक का मतलब यानी कि वो आपस में कैंसिल हो गए, अब बचे घटक, तो घटक से ही हम परिणामी वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो अब E1 बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, देखिए E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, ये E1 जो है ये किसका है, E1 cos थीटा जो है ये घटक E1 का है, ठीक है, और ये E2 जो है E2 किसका घटक है, यहाँ पे देखिए E1 का घटक क्या है, E1 sin थीटा और E2 cos थीटा, क्या है, E1 का घटक E1 sin थीटा, E2 cos थीटा, ये इसका है, और E2 किसका है, देखिए E2 किसका है, ये E2 हो गए, ये प्लस क्यू आवेश के कारण E1 और माइनस क्यू आवेश के कारण E2, ठीक है। तो हमने E1 के घटक तो E1 sin थीटा, E2 cos थीटा, यहाँ पे E1 sin थीटा, E2। बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पे E1 E2 आपस में कैंसिल हो गए थे, ठीक है, यानी इसका मान जो है आपस में बराबर है, तो इसका मान हम यानी बिंदु P पर जब E1 और E2 रखेंगे तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, तो हमें जो हम घटक लिए थे, घटक के माध्यम से हम इसका मान ज्ञात करेंगे। E1 बराबर क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा प्लस में E2 cos थीटा, तो देखिए ये E1 जो cos थीटा है ये किसका है, E2 का cos थीटा है, ठीक है, और देखिए जो E2 cos थीटा है ये E1 का cos थीटा है, तो इसके हमने E1 के दो घटक लिए थे, एक घटक था E1 sin थीटा, दूसरा घटक क्या था E2 cos थीटा, ठीक है, ये जो आपको नीले कलर से दिख रहा होगा ये E1 के घटक है, और E2 के घटक जो आपको रेड कलर से दिख रहा होगा यानी E1 cos थीटा, E2 sin थीटा, तो ये आपस में क्या हो गया, यहाँ पे E1 और E2 इसका मान बराबर हो गए, तो हम इसे नहीं ज्ञात कर सकते, नहीं लेंगे, ठीक है, और हम इसका मान जो घटक में है इसे हम लेंगे, तो E1 बराबर क्या हो जाएगा, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि E1 cos थीटा प्लस में E1 cos थीटा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये घटक, ये जो है ये E1 का मान है और ये E2 के घटक के मान है, ना कि E1 प्लस में E2 का मान है, ठीक है, ध्यान से सुनिए, ये घटक के मान है, ठीक है, घटक के मान है, ना कि E1 E2 के मान है, तो हम घटक के मान में भाई ये E1 जो है ये है E1 cos थीटा, ये किसका, E1 का है, और ये E2 cos थीटा E2 का है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं E1 cos थीटा प्लस में E1 cos थीटा, ठीक है। अब देखिए
इवन एक, इवन एक, एक एक 2en हो जाएंगे। तो 2en 2e1 cos थीटा। अब देखिए हम इसे इसका मान रख देंगे, ठीक है। तो e बराबर 2 इंटू में 1/4 पाई तो यहाँ पे E1 का मान देखिए ये आया था, ठीक है। ये है E1 का मान, ये है क्या है, ये यहाँ पर है। तो E1 का मान 1/4 पाई क्यू नॉट। तो क्यू बाई में आर स्क्वायर प्लस में यल स्क्वायर, ठीक है। किसका मान है, ई बराबर 2 इंटू में 1/4 पाई क्यू बाई में आर स्क्वायर प्लस में यल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये cos थीटा का मान कैसे आया। आपने क्लास 10th में बहुत अच्छे से बेसिक पढ़ चुके हैं कि लाल बटे कक्का, ठीक है, लाल बटे कक्का। जो ये पहला पोजीशन का होता है ये क्या होता है, साइन थीटा होता है, ये कॉस थीटा होता है सेकेंड वाला, और ये थर्ड टैन थीटा होता। तो हमें हम लेंगे क्या, हमें लेना है कॉस थीटा, ठीक है। यानी कि क्या, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे देखिए आधार कितना है, यल है, क्या है, यल है। तो हमने यहाँ पे यल रख दिया है, क्योंकि देखिए वीडियो कई बार रुक चुका है तो इसलिए मैंने यहाँ पे पहले से ही लिख दिया था। तो अब हमें कर्ण क्या लेना है, अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस में यल का स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसका मान जो है पुट कर दिया। पुट करने के बाद हमने इधर किए हैं, तो हम आपको और अच्छे समझाते हैं इसलिए रेस कर दिए। तो देखिए ई बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू में 1/4 पाई क्यू बाय में आर का स्क्वायर प्लस में यल का स्क्वायर। तो इसकी घात जो है देखिए 1 होती है, ठीक है। यानी जिसकी घात कुछ भी नहीं होती उसका घात n मान लेते हैं। अब देखिए इसका जो है ये यहाँ पे इसका जो है जब हम यानी कर्ण का स्क्वायर जब इसे हम तोड़ेंगे, यानी कि ये स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि क्यू बाई में अच्छे से करते हैं, क्यू बाई में आर स्क्वायर प्लस में यल स्क्वायर, और यहाँ पे यल बाई में क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर प्लस में यल का स्क्वायर, ठीक है। और अंडर रूट कैंसिल हुआ। तो यहाँ पे रुकिए, हमने यहाँ पहले से ही लिख दिया था क्योंकि वीडियो बार बार रुक जा रहा था। ई बराबर 2 इंटू में 1/4 क्यू आर स्क्वायर प्लस में यल स्क्वायर। इसकी घातें जिसकी घातें कुछ नहीं होती हम एक मान लेते हैं। और इस 2 से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे अंडर रूट का मान कितना होता है, 1/2, ठीक है। यहाँ पे सॉरी ये 2 नहीं होगा, ठीक है, ये 2 नहीं होगा, ये 2 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे देखिए कर्ण का मान स्क्वायर में नहीं है, तो हम यहाँ पे स्क्वायर नहीं लेंगे। और ये अंडर रूट का मान जो है 1/2 होता है, तो हमने 1/2 ले लिया। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, आपको एक फॉर्मूला मैंने पढ़ाई हूँ, यहाँ पे देखिए पी बराबर क्या होता है, क्यू इंटू में 2 यल। कुछ ऐसे पोजीशन यहाँ पे बनता हुआ आपको दिख रहा होगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन हमें इसे पहले लिखना होगा, ठीक है। तो अब हमें क्या होगा कि क्यू इंटू में 2 यल, ठीक है, 2 यल बाई में क्या कर देना होगा, आर का स्क्वायर प्लस में यल का स्क्वायर। अब देखिए ये सेम है तो हमें इसकी घातें क्या करना होगा, जोड़ देना होगा। तो 1 प्लस में 1/2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अच्छे से कर लीजिए। और ई बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1। और देखिए Q पॉइंट में 2R, ठीक है, Q पॉइंट में 2L हो जाएगा। देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे इसका जोड़ हमने यहाँ पे ऐसे कर दिया। करने के बाद क्या है कि जब इसका जोड़ करेंगे कि यानी कि 1/2 इसके यानी नीचे कुछ भी नहीं है तो हम 1 मान के चलेंगे, ठीक है। तो अब जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा।
और देखिए 2 यानी कि 1 का जो होगा 2 बार में मिलेगा, तो 2 प्लस में क्या हो जाएगा 2, 2 1 कम 2, 2 के पहाड़े में 2 जो है एक ही बार में मिल जाता है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2, तो आर स्क्वायर प्लस में यल स्क्वायर और यहाँ पे 3/2 हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा कि ये 2 को ना यहाँ से हम आर स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे, 2 को यहाँ से कैंसिल कर देंगे। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू इंटू में 2l का मान हमने p बराबर में बताया था। ठीक है, p बताया, तो p बराबर क्या हो जाएगा। और हाँ, यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो है r जो है बहुत बड़ा है l से। ठीक है, तो क्या होगा आर स्क्वायर जो होगा बहुत बड़ा होगा यल स्क्वायर से, तो हम यहाँ पे यल को जो है नगण्य मान लेंगे, यानी ना के बराबर, यानी कि ना गण्य मान लेंगे, ना के बराबर नहीं लिखेंगे, अब ना के बराबर यानी एकदम छोटा सा, तो r³ हो जाएगा। और अच्छे से लिखते हैं यहाँ पे इसका पूरा फॉर्मूला देखिए कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, P बराबर में क्या हो जाएगा, सॉरी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई में r³। देखिए यहाँ पे ये स्क्वायर से ये 2 कैंसिल हो गए और हम यल को नगण्य मान लिए, नगण्य मानने के बाद क्या हुआ, तो r³ बचा, तो हमारा जो मान क्या हो गया, पूरा फाइनल मान निकल कर आ गया। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई में क्या हो गया r², और इसका जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम होता है। यदि आप सदिश रूप में इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो सदिश रूप में क्या होगा, आप यहाँ पे लिख लीजिए सदिश रूप में। ठीक है, सदिश रूप में E बराबर क्या हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई में क्या हो जाएगा r³ वेक्टर यहाँ लग जाएगा, क्योंकि ये सदिश रूप में है। अब देखिए यहाँ पे माइनस क्यों आया, इसके यहाँ पे माइनस क्यों आया, क्योंकि जो परिणामी बल है उसकी डायरेक्शन सेम दिशा में है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा। सो यहीं पर मैं वीडियो को एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ जो रहेगा गॉस के प्रमेय के साथ। सो धन्यवाद।